Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में आपको बता दूं। इससे पहले हम कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं जानते, ये जो पाठ्यक्रम दिए गए हैं वो मुख्य परीक्षा का है, MPPSC 2020। और आई होप आप ये सीरीज पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ये MPPSC 2020 के मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है और ये GS3 के अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीकी में इकाई 3 का पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं और जंतु और पौधों का वर्गीकरण यानी जीवों का वर्गीकरण के अंतर्गत हम जो 5 जगत है, 5 में से 3 कर लिए हैं। अब हमको पादप और जंतु जगत रह गए, ठीक। अनअकैडमी के फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं, सरकार 10। और जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, तो आप सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ करके इन फ्री प्लान्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और अनअकैडमी से जो फ्री प्लान है उसको बेनिफिट ले सकते हैं। और फ्री प्लान का बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। 500 ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस होती है हर हफ्ते में और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहते हैं। नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं MP के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जो MP के हैं। और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और उसके बाद इसका पेपर एनालिसिस भी होता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और जो फ्री लाइव क्लास है इसमें 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जा रहा है, MPPS प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल और MPSI, MP जेल प्रहरी। और साथ ही साथ फ्री लाइव क्विज यहाँ पे हो रही है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पे होती है और इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर इसको देना होता है। और मंडे टू सैटरडे ये चलती है 8 बजे डेली। और यहाँ पे पेपर एनालिसिस किया जाता है ये टेस्ट के बाद जो टॉप एजुकेटर्स उनके द्वारा। टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं, आप इन टॉप एजुकेटर्स पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लूसेंट सीरीज चल रही है जो कि MPPSC प्री का एग्जाम, आप इसमें इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे MP डिस्ट्रिक्ट की सीरीज चल रही है और 10 से लेकर 20 दिसंबर तक जेल प्रहरी रिवीजन क्लासेस यहाँ पे चल रही है अनअकैडमी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन वगैरह की। और यहाँ पे फ्री लाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, MPPSC प्रीलिम्स, MP जेल प्रहरी, MP पुलिस कांस्टेबल, MP सब इंस्पेक्टर यानी MPSI की। और पेपर एनालिसिस कराया जाएगा एवरी टेस्ट के बाद, यानी हर पेपर के बाद यहाँ पे पेपर एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और आप फ्री मिनी कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं जो कि जेल प्रहरी और अन्य एग्जाम से यहाँ पे संबंधित है, जो कि MP और व्यापम से संबंधित है। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप यहाँ पे चूज कीजिए MPPSC और व्यापम से संबंधित गोल, आपका जो गोल है। और यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो आपको फिर यहाँ पे एक प्रोमो कोड मिलेगा, प्रोमो कोड डालने को आएगा, तो आप सरकार 10 प्रोमो कोड डालिए, सरकार 10, ठीक है। तो इस प्रोमो कोड के बाद ही आप इस फ्री कोर्स यानी फ्री प्लान को आप ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। जीव के वर्गीकरण के अंतर्गत हम अब पढ़ने वाले हैं पादप जगत, किंगडम प्लांट, ठीक है। इसके अंतर्गत सारी चीजें हम देखने वाले हैं जो कि पादप जगत में है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्राइकियोफाइटा। और इसके अंतर्गत जो भी सारी चीजें हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ये टॉपिक्स यहाँ पे डीप में डिस्कस होने वाले हैं। पादप जगत के बारे में हम देखते हैं, यानी किंगडम प्लांट के बारे में। तो पादप जगत के अंतर्गत पृथ्वी के जैवमंडल यानी बायोस्फीयर में उपस्थित सभी प्रकार के पादप सम्मिलित किए जाते हैं। यानी बायोस्फीयर में यानी जैवमंडल में जितने भी पौधे हैं, ठीक है, या पादप है, वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं पादप जगत के अंतर्गत। और ये पादप या फिर ये इस जगत के जो जीव हैं, ये बहुकोशीय एवं यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनकी कोशिकीय संरचना विकसित होती है। ये यूकैरियोटिक हमने पढ़ा था, जब कोशिका वाले टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा है कि जो कोई यूकैरियोटिक होते हैं उनमें कोशिकीय संरचना विकसित होती है, जिनमें कोशिका कला के चारों ओर कोशिका भित्ति का आवरण होता है, ठीक है। एक होता है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, और कोशिका झिल्ली, दो चीज हमने पढ़े थे, एक होती कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो पादपों में हमने पादप और जंतु कोशिका में फर्क देखा था, क्या देखा था कि मुख्य अंतर क्या होता है, कोशिका भित्ति का। तो यहाँ पे इसमें पादप जगत के जीवों में होती है कोशिका भित्ति, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा, जो आप रिकॉल कर लीजिए, या फिर जो कोशिका वाले जो चैप्टर हमने पढ़े हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको खाका बन जाएगा कि हमने किस प्रकार चीजें यहाँ पे चल रही है और किस प्रकार से हमको आगे पढ़ना है।
ठीक है। तो इसमें कोशिका भित्ति का आवरण होता है कोशिका कला के चारों ओर, और पादपों में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है। हरा वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार पादप जगत के सदस्य स्वपोषी एवं उत्पादक होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक और प्रोड्यूसर होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ठीक है। पादप शरीर यानी प्लांट बॉडी संवहनी तंत्र, वेस्कुलर सिस्टम तथा बीज निर्माण, सीड फॉर्मेशन के आधार पर पादप जगत को विभिन्न उपवर्गों में बांटा गया। ये उपवर्ग कौन कौन से हैं, जैसा कि हम देख लेते हैं। पादप जगत में रखा गया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ठीक है। विभेदन रहित पादप शरीर इसके अंतर्गत देखेंगे हम। ब्रायोफाइटा में हम देखेंगे विशिष्ट संवहन ऊतक रहित, यानी जो संवहन ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम, उसके बिना जो जीव है वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं। ये हम देखेंगे। ट्रैकियोफाइटा जिसमें संवहनी ऊतक है, और इसमें 3 उपवर्ग और बनाए गए हैं। ट्राइडोफाइटा यानी बीज रहित, जिम्नोस्पर्म खोल रहित बीज, और एंजियोस्पर्म यानी खोल युक्त बीज। इसमें इसके अंतर्गत फिर 2 अन्य उपवर्ग हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके देखने वाले हैं। थैलोफाइटा, ठीक है, इस वर्ग के पादपों का शरीर भिन्न भिन्न शारीरिक संरचनाओं जैसे जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता। यानी थैलोफाइटा थैलोफाइटा वर्ग के पादप में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती। ठीक है। तो इस प्रकार ये जड़, तना और पत्ती के विनय होता है, यानी जड़, तना और पत्तियों में ये विभाजित नहीं होता, बल्कि एक थैलस यानी एकल संरचना के रूप में होता है। इनमें भ्रूणीय अवस्था, संवहन व यांत्रिक ऊतकों का अभाव होता है, यानी इस प्रकार के ऊतक यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ये मुख्यतः जलीय पादप होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय पादप। इनमें सहायक बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन। ठीक है। जनन पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर जब हम पढ़ रहे थे उसमें अंतर जो बताया था वो आप याद रखिए। अंतर में मैंने बताया था कि जनन भी पूछे जाएंगे। ठीक है। जनन किस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ पे अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन यहाँ पे होता है। उदाहरण के लिए शैवाल है। ठीक है। शैवाल, तो शैवाल का एग्जांपल लेते हुए हम थैलोफाइटा को देखेंगे। शैवाल यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे एल्गी। ठीक है। और शैवाल का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा? फाइकोलॉजी के अंतर्गत। बर्फ पर उगने वाले शैवालों को क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं तथा चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को लिथोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है। क्रिप्टोफाइट्स और लिथोफाइट कब कहेंगे ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये पूछा जा सकता है। और एक वैज्ञानिक की बात करेंगे हम जो कि इंडियन फाइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि यानी जो फाइकोलॉजी उसमें भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में आते हैं, वो है प्रोफेसर MOP अयंगर। ठीक है। तो ये आप नाम याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। इंडियन फाइकोलॉजिस्ट, ठीक है, ये है प्रोफेसर MOP अयंगर। और ये जलीय जीव होते हैं। जो शैवाल है वो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में पाए जाते हैं, और कलर्स इसमें डिफरेंट होते हैं। ठीक है। डिफरेंट कलर्स में मौजूद होते हैं। और रेड सी जो है, तो रेड सी में उसका रंग जो रेड है, ठीक है, जो कलर रेड है वो ये माना जाता है कि इसमें शैवाल होते हैं। कौन से? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम। ठीक है। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम जो शैवाल है वो यहाँ पे होते हैं रेड सी में, इसलिए ये इसका रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है। एक है रेड स्नो। रेड स्नो जो स्नो है उसका रंग लाल क्यों है? क्योंकि इसमें होता है क्लेमिडोमोनास निविलिस। ठीक है। तो ये इस प्रकार का शैवाल यानी एल्गी इसमें होगा, इसलिए इसका रंग होता है रेड। और ये शैवाल जो है वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किए जाते हैं, यानी बायो फर्टिलाइजर की भूमिका ये निभाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी इसमें होती है। यहाँ पे जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो BGA, जैसे इस वर्ग के जो सदस्य है नोस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, तो ये इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है हेटेरोसिस्ट की। ठीक है। हेटेरोसिस्ट नामक एक विशेष संरचना होती है जिसके कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी इसमें होती है। और इसके अलावा कुछ पैरासिटिक एल्गी होते हैं। पैरासिटिक एल्गी तो ये है, ये क्या करते हैं? ये बीमारी का कारण बनते हैं। रेड रस्ट ऑफ टी। ठीक है। रेड रस्ट ऑफ टी नामक बीमारी के कारण बनते हैं। और देखते हैं इसके बारे में, शैवाल के बारे में। शैवाल पादप जगत के सबसे सरल स्वपोषी जलीय जीव है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है तथा ये भोज्य पदार्थों को मंड या स्टार्च, ठीक है, स्टार्च इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्च, मंड को बोलेंगे स्टार्च, इसके रूप में संचित करते हैं। ठीक है। भोज्य पदार्थों को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। अधिकांश सेल एक कोशिकीय होते हैं
परंतु कुछ शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं। शैवाल अधिकांशतः नमीयुक्त स्थानों, कीचड़, ताजे जल, औसत गर्म जल स्रोतों, तालाबों, झीलों, नदियों तथा समुद्र के खारे जल के समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इतनी इतनी जगह पाई जाएंगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शैवालों का आर्थिक महत्व की, यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। भोजन के रूप में शैवालों का प्रयोग हम देखेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कृषि के लिए उपयोगिता हम देखेंगे इसकी, और औषधि के रूप में प्रयोग इसका देखेंगे। ठीक है, तो शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ तथा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी तथा विटामिन ई आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जापान में पोरफायरा तथा अल्वा नामक शैवाल को खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जापान में किस प्रकार के शैवाल को खाने में प्रयोग किया जाता है? पोरफायरा तथा अल्वा। अल्वा को समुद्री सलाद भी कहा जाता है। ये इस प्रकार के नाम पूछे जाते हैं। समुद्री सलाद किससे कहा जाता है? तो है अल्वा। ठीक है, अल्वा को समुद्री सलाद भी कहा जाता है। रोडोमेनिया पल्मेटा, तो रोडोमोडिया पल्मेटा जो है स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में प्रयोग किया जाता है। नॉस्टॉक चीन में खाया जाने वाला प्रमुख शैवाल है। अम्लिकस भारत तथा अन्य निकटवर्ती देशों में भोज्य पदार्थ यानी भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये है अम्लिकस। और कॉन्ड्रस क्रिस्पस नामक शैवाल से श्लेष्मिक कैरोगिनिन नामक पदार्थ तैयार किया जाता है, जो सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स, शैम्पू, जूतों की पॉलिश आदि में प्रयोग किया जाता है। लेमिनेरिया, फ्यूकस आदि शैवालों का प्रयोग आयोडीन, ब्रोमीन अम्ल, एसीटोन आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, एगर नामक पदार्थ लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है, जो प्रयोगशालाओं में पौधों के संवर्धन, जेल, आइसक्रीम आदि में प्रयोग होता है। और यह पदार्थ तापरोधक, ध्वनिरोधक, कृत्रिम रेशा, चमड़ा, सूप, चटनी आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह पदार्थ ग्रेसिलेरिया तथा जेलेडियम नामक शैवालों से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाएगा? ये आपको याद रखना है, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम। कृषि के लिए उपयोगिता इसको देखेंगे यूज इन एग्रीकल्चर में, तो नॉस्टॉक, एनाबीना आदि शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इस प्रक्रिया में जीवाणु भी भाग लेते हैं। कुछ शैवालों का प्रयोग कृषि में खाद के रूप में भी किया जाता है। नीलहरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग ऊसर भूमि यानी वेस्टलैंड को उपजाऊ भूमि बनाने में किया जाता है। ठीक है, नीलहरित शैवाल का उपयोग इसमें करेंगे। जैसे नॉस्टॉक का उपयोग करेंगे किसमें? ऊसर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने में। औषधि के रूप में प्रयोग हम देखेंगे यूज एस मेडिसिन में, तो क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक क्लोरेला नामक शैवाल से तैयार की जाती है। यह क्रिस्टलीय होता है, जो ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणु से रक्षा करती है। कारा तथा नाइटेला शैवाल मलेरिया उन्मूलन में सहायक है। कौन सी? कारा और नाइटेला शैवाल जो है मलेरिया उन्मूलन में सहायक है। शैवालों से हानि की बात करते हैं, तो शैवाल से हानि के अंतर्गत देखते हैं कुछ शैवाल एल्गल ब्लूम या शैवाल प्रस्फोट के माध्यम से जलीय प्रदूषण बढ़ाते हैं, जिससे जल में उपस्थित मछलियों का जीवन संकटग्रस्त हो जाता है। और सेफेल्यूरास नामक शैवाल के कारण चाय के पौधों पर लाल किट रोग, रेड रस्ट ऑफ टी उत्पन्न होता है। ठीक है, रेड रस्ट ऑफ टी, लाल किट रोग उत्पन्न होगा। और शैवाल वर्षा ऋतु में भूमि पर हरे रंग की परत बनाते हैं, जो अत्यधिक फिसलन उत्पन्न करती है। जब वर्षा ऋतु यानी बारिश का टाइम होता है, तो उस टाइम में आपने देखा होगा कि हरे रंग की परत बन जाती है, जहाँ पे ज्यादा बारिश हो ही रहती है, फिर पानी भरा रहता है वहां पे, तो वहां जो अत्यधिक फिसलन का कारण बनती है। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। ठीक है, अभी हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे? अभी हमने डिस्कस किया थैलोफाइटा। ठीक है, अब हम आ गए इसमें ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा हम देखेंगे, ब्रायोफाइटा गैर संवहनी एवं बीज रहित पादपों का समूह है। गैर संवहनी मतलब, देखिए संवहनी यानी नॉन वेस्कुलर का मतलब नहीं, आप समझ लीजिए। पहले तो हम जानेंगे संवहनी पौधों का मतलब। ठीक है, जिनमें संवहनी ऊतक होते हैं। संवहनी ऊतक कौन कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम देखिए दोनों समझ लीजिए पहले, उसके बाद आपको गैर संवहनी अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, तो जाइलम ऊतक क्या करते हैं? ये जो जड़ से पानी अवशोषित करते हैं, जल अवशोषित करके जो जड़ द्वारा जल अवशोषित किया गया उसको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। और जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम क्या करते हैं? जो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाया गया है उसको पौधे के शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। तो ये इस प्रकार ये काम होता है जाइलम और फ्लोएम का। ठीक है, तो ये इस प्रकार का संवहनी ऊतक है ये।
और जिसमें होते हैं वो संवहनी पौधे कहलाते हैं, और जिसमें ये नहीं होते वो क्या कहलाएंगे, गैर संवहनी पौधे। ठीक है, इस प्रकार के पौधों में कोई संवहनी प्रणाली नहीं है, अर्थात उनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम नहीं है तो संवहनी प्रणाली इसमें नहीं होगी। जल परिवहन के लिए अन्य सरल संरचनाएं होती है जो कि जिसमें नहीं होते हैं, जो गैर संवहनी पौधे होते हैं वो यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि जाइलम वगैरह नहीं है तो वहाँ पे जल का परिवहन नहीं होगा, उसके लिए कुछ अन्य संरचनाएं होती है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि हमने देखा था, ब्रायोफाइटा विशिष्ट संवहनी ऊतक रहित रहित वाले जो जो जीव है इसके अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ब्रायोफाइटा, तो हम गैर संवहनी पढ़ने गए थे। गैर संवहनी हमको समझ गए। अब बीज रहित यानी जिसमें बीज नहीं होता, सीडलेस पादपों का समूह है। ये मुख्यतः नमी युक्त वातावरण में पाए जाते हैं, परंतु इनमें शुष्क स्थानों पर भी जीवित रहने की क्षमता होती है। ठीक है, ये ज्यादातर किसमें पाए जाते हैं, नमी युक्त स्थानों में पाए जाते हैं, और शुष्क स्थानों में भी जीवित रहने की क्षमता होती है। इसलिए ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर समूह कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनमें बंजर भूमि तथा चट्टानों पर जीवित रहने की क्षमता होती है। बंजर भूमि और चट्टानों पर जीवित रहने की क्षमता इनमें होती है। इनका आकार थैलसनुमा होता है, जिनमें जड़ों का अभाव होता है। इसमें जड़ नहीं होती, परंतु तने एवं पत्तियों के समान संरचनाएं पाई जाती है। ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा डॉसोनिया एवं जुओप्सिस सबसे छोटा पौधा है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हम अभी देखेंगे, इसके जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो वर्गीकरण, ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। तो यहाँ पे हिपेटिकोप्सिडा, या फिर इसको बोल सकते हैं लिवरवर्ट। ठीक है, ये एक पहला उपवर्ग है इसका, मतलब बायोफाइटा के वर्गीकरण के। और सिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, ये तीन यहाँ पे इसके उपवर्ग है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो पहला वाला है लिवरवर्ट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत रिक्सिया, मार्केंसिया, ओरेला आदि आते हैं। ठीक है, ये तीन आएंगे। और जो हॉर्नवर्ड है इसके अंतर्गत आएंगे, इसके अंतर्गत एंथोसिरोस आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आएंगे हॉर्नवर्ड के अंतर्गत वो ये है, और ये है, या फिर मॉस इसे बोलेंगे, ब्रायोप्सिडा को मॉस बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत स्फैग्नम, फ्यूनेरिया आदि ब्रायोफाइट्स आते हैं। ठीक है, फ्यूनेरिया और स्फैग्नम आदि ब्रायोफाइट्स इसके अंतर्गत आएंगे, ब्रायोस्पिडा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये है ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व के बारे में। ठीक है, तो इस वर्ग के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। इस वर्ग के जो पौधे रहते हैं मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। जल अवशोषण की विशिष्ट क्षमता के कारण ये बाढ़ पर भी नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, कुछ मॉस का प्रयोग रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि ये होता ही है तो किया जाता है। स्फैग्नम नामक ब्रायोफाइट वनस्पति का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रुई के स्थान पर घाव भरने के लिए किया गया था। ठीक है, इसका उपयोग कब किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध में रुई के स्थान पे घाव भरने के लिए किया गया था स्फैग्नम का उपयोग। ठीक है, अगला है ट्रैकियोफाइटा। देखिए अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, ये देखिए तीसरे उपवर्ग हम पहुंच चुके हैं पादप जगत के वर्गीकरण में। पादप जगत के अंतर्गत ट्रैकियोफाइटा हम पढ़ेंगे। ठीक है, संवहन ऊतक सहित, यानी संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम जिसमें होंगे। तो ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत हम देखते हैं भोजन, जल एवं अन्य पोषक पदार्थों के लिए आवश्यक संवहन तंत्र वेस्कुलर सिस्टम से युक्त पादप ट्रैकियोफाइटा उपजगत के अंतर्गत रखे जाते हैं। अर्थात इन वर्ग की वनस्पतियों में जाइलम एवं फ्लोएम के रूप में संवहन ऊतक यानी वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, इसको अगेन तीन उपवर्गों में बांटा गया है। टेरिडोफाइटा अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी को इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, और एंजियोस्पर्म बोलेंगे आवर्त बीजी को। ठीक है, देखते हैं एक एक करके सबको। टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पादप है, इसलिए इनमें पुष्प एवं बीज का निर्माण नहीं होता है। ये पादप बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। इनमें मुख्य पौधा बीजाणुविद होता है यानी स्पोरोफाइट होता है, जो प्राय जड़ एवं पत्तियों में विभाजित होता है। किसमें विभाजित होगा, जड़ और पत्तियों में। ठीक है, तो ये टेरिडोफाइटा ज़्यादातर ऑर्नामेंटल पर्पस के रूप में उगाए जाते हैं या फिर इनका उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से यूज होता है। ठीक है, ऑर्नामेंटल पर्पस में।
अगला है जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म इंग्लिश में से बोलेंगे। ये बीजीय पादप जिनमें बीजों के ऊपर कोई खोल अथवा आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है, बीज होते हैं, बीज है, बीज के आसपास जो होता है कवर, ठीक है, कोट, जो कोट होता है इसमें नहीं होता है अनावृत बीजी में, यानी जिम्नोस्पर्म में ये कोट नहीं होता है। ठीक है, अनावृत ये कहलाते हैं अनावृत, जिनमें कोट नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे, अनावृत बीजी। ठीक है, सीड कोट नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे, अनावृत बीजी। इस वर्ग के पादप सामान्यतः ठंडे स्थानों पर उगते हैं। कहाँ पे उगेंगे, ठंडे स्थानों पे। ठीक है, इन पादपों में भ्रूण एम्ब्रियो से मूलांकुर एवं प्रांकुर के साथ साथ एक अथवा एक से अधिक बीज पत्रों का निर्माण होता है। साइकस इस वर्ग का प्रमुख पादप है, जिसका अंडाणु सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है। ठीक है, साइकस, याद रखिए, साइकस इस वर्ग का सबसे प्रमुख पादप है, जिसका अंडाणु सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी होगी, साइकस। ठीक है, साइकस का अंडाणु। कोरेलॉइड जड़ों में नॉस्टॉक तथा एनाबीना नामक नीलहरित शैवाल पाए जाते हैं। साइकस के तनों से मंड निकालकर यानी स्टार्च निकालकर साबूदाना का निर्माण किया जाता है। साबूदाना का निर्माण कैसे होता है, साइकस के तनों से मंड निकालकर साबूदाना का निर्माण किया जाता है। इसकी पत्तियों से रस्सी तथा झाड़ू भी बनाई जाती है। ठीक है, रस्सी और झाड़ू बनाई जाती है। कुछ और चीजें हम देख लेते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। सैगोपाम, जिसको साइकस रिवॉल्यूटा भी कहेंगे, और चिलगोजा पाइनस गियर्डियाना भी इसको कहेंगे। ठीक है, टेक्सस, टेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक्सस जो कि बार्क टेक्सस पेड़ की खाल तो उसकी होती छाल है। ठीक है, बार्क यानी छाल। टेक्सस पेड़ की छाल से टैक्सोल नामक केमिकल निकाला जाता है, जो कि एंटी कैंसरस होता है। और इसके बारे में, टेक्सस के बारे में एक चीज और बता दूं, जो कि रेड डेटा बुक में IUCN की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, क्रिकेट बैट यानी सेलिक्स यानी विलो। ठीक है, ये इनसे बनते हैं जो जिम्नोस्पर्म होते हैं। सेलिक्स या फिर इसको साधारण भाषा में बोल देंगे विलो, इसमें बनते हैं क्रिकेट बैट। क्रिसमस ट्री का अरोसेरिया कॉलमनेरिस, तो ये ट्री है क्रिसमस ट्री, जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसके उदाहरण के अंतर्गत है इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म। क्रिसमस ट्री जो सेलिब्रेट करते हैं वो वाला ट्री आपको याद आ गया होगा। अंडमान द्वीप की जनजातियां साइकस के बीजों को भोजन के रूप में प्रयोग करती है। साइकस को जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसाइल भी कहा जाता है। अनअकैडमी के फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं सरकार10, और जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, तो आप सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ करके इन फ्री प्लान्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और अनअकैडमी से जो फ्री प्लान है उसको बेनिफिट ले सकते हैं। और फ्री प्लान का बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। 500 ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस होती है हर हफ्ते में, और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहते हैं। नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं MP के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जो MP के हैं, और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद इसका पेपर एनालिसिस भी होता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और जो फ्री लाइव क्लास है इसमें 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जा रहा है, MP प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल और MP SI, MP जेल प्रहरी। और साथ ही साथ फ्री लाइव क्विज यहाँ पे हो रही है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पे होती है, और इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर इसको देना होता है। और मंडे टू सैटरडे ये चलती है 8 बजे डेली, और यहाँ पे पेपर एनालिसिस किया जाता है ये टेस्ट के बाद जो टॉप एजुकेटर्स उनके द्वारा। टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं, आप इन टॉप एजुकेटर्स पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ लूसेंट सीरीज चल रही है, जो कि MPPSC प्री का एग्जाम, आप इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे MP डिस्ट्रिक्ट की सीरीज चल रही है, और 10 से लेकर 20 दिसंबर तक जेल प्रहरी रिवीजन क्लासेस यहाँ पे चल रही है अनअकैडमी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन वगैरह की। और यहाँ पे फ्री लाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, MPPSC प्रीलिम्स, MP जेल प्रहरी, MP पुलिस कांस्टेबल, MP सब इंस्पेक्टर यानी MP SI की। और पेपर एनालिसिस कराया जाएगा एवरी टेस्ट के बाद, यानी हर पेपर के बाद यहाँ पे पेपर एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और आप फ्री मिनी कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं, जो कि जेल प्रहरी और अन्य एग्जाम से यहाँ पे संबंधित है, जो कि MP और व्यापम संबंधित है। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस आप ले सकते हैं।
इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप यहाँ पे चूज़ कीजिए एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित गोल, आपका जो गोल है, और यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो आपको फिर यहाँ पे एक प्रोमो कोड मिलेगा। प्रोमो कोड डालने को आएगा तो आप सरकार 10 प्रोमो कोड डालिए, सरकार 10। ठीक है, तो इस प्रोमो कोड के बाद ही आप इस फ्री कोर्स यानी फ्री प्लान को आप ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। मेडिसिन ग्रुप में इसका उपयोग देखते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने बात किए थे टैक्सस एंटी कैंसरस ड्रग, जिसको टैक्सोल बोला जाता है, ये ऑब्टेन किया जाता है टैक्सस नामक पेड़ के छाल से। ठीक है, और यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो कि कुछ साइकास के होते हैं, वो नार्कोटिक इफेक्ट दर्शाते हैं, तो इसका मेडिसिन के रूप में यूज़ करेंगे हम। और यहाँ पे ऑयल ऑफ जूनिफरस, जूनिफरस का ऑयल इम्पॉर्टेंट होता है, ये पेंट वगैरह बनाने में यूज़ होता है। एफिड्रिन जो कि निकाला जाता है एफिड्रा नामक प्लांट से, तो इसका यूज़ होता है ट्रीटमेंट के लिए, किसके, कोल्ड एंड कफ के लिए, कोल्ड और कफ के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। तो इस प्रकार से मेडिसिनल यूज़ है इसके। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रियल उपयोग की बात करें इसकी, तो स्प्रस और या फिर पीसी ऐसे बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है सोर्स ऑफ पल्प वुड के लिए, पल्प वुड का सोर्स होता है। और जूनिपेरस की लकड़ी का उपयोग हम देखते हैं यहाँ पे पेंसिल बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, स्केल बनाने में यूज़ होता है, होल्डर्स बनाने में यूज़ होता है। बार्क ऑफ लेटेक्स टैनिन बनाने में यूज़ होती है, और टैनिन पेंट वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, पेंट बनाने में यूज़ होता है। और टेरपेंटीन जो कि प्राप्त किया जाता है एबीज बाल्सेमिया से, ये भी पेंट वगैरह में यूज़ होता है, पेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, वुड ऑफ रेड स्प्रस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर म्यूजिक इंडस्ट्री, जो रेड स्प्रस की लकड़ी है वो म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इस प्रकार से इंडस्ट्रियल यूजेस हमने इसका देखे। अगला हम पढ़ेंगे आवृत्ति बीजी एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म जिसमें आवरण रहेगा बाहर। ठीक है, बीज के बाहर आवरण रहेगा। ऐसे पादप जिनके बीज फलों के भीतर स्थित होते हैं, किसके भीतर उपस्थित रहेंगे, फलों के भीतर, आवर्त बीजी कहलाते हैं। अर्थात इनके बीज एक बंद आवरण में पाए जाते हैं। ठीक है, बंद आवरण होता है बीज के बाहर यानी एक बंद आवरण में पाए जाएंगे। आवर्त बीजी पादपों से पुष्प उगते हैं, इसलिए इन्हें सपुष्पक अथवा पुष्पीय पादप फ्लोवरिंग प्लांट्स कहा जाता है। इनमें पुष्प ही प्रजनन अंग का कार्य करते हैं। ठीक है, पुष्प भी क्या करते हैं, प्रजनन अंग का कार्य करेंगे आवर्त बीजी में। आवर्तबीजी पादप वनस्पति जगत के सर्वाधिक विकसित पादप है, जो जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि सभी पादप संरचनाओं से युक्त होते हैं। आवर्तबीजी पौधों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया, यहाँ पे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री देखेंगे। इन दोनों को एक एक करके। एक बीजपत्री यानी मोनोसोटाइल्डन या मोनोकोट्स इसे बोलेंगे। मोनोकोट्स आप याद रखिए, मोनोकोट्स ज़्यादा आसान है और ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक बीजपत्री के लिए। ऐसे पादप जिनके बीजों में मात्र एक बीज पत्र होता है, यानी एक बीज पत्र रहेगा। ठीक है, साइटोलेडन होगा, एक बीजपत्री पादप कहलाते हैं। एक बीजपत्री पादपों की जड़ें प्रायः अधिक विकसित नहीं होती हैं तथा इनके संवहन मूल में कैम्बियम अनुपस्थित होता है। इन पादपों के पुष्पीय भाग 3 अथवा 3 के गुणांक में होते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत लगभग 60,000 पादप प्रजातियां सम्मिलित है, जिनमें ऑर्किड सर्वप्रमुख है। ऑर्किड, ठीक है। एक बीजपत्री पादपों के कुल एवं उनके प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। ग्रैमिनी और लिलियसी दो यहाँ पे कुल है, पाल्मी और म्यूजियसी चार है यहाँ पे कुल। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके संबंधित कौन कौन से पादप है। गेहूं है, ट्रिटिकम एस्टिवम इससे बोलेंगे। मक्का, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, बांस, जौ, जई आदि इसके अंतर्गत आते हैं, किसके, ग्रैमिनी के अंतर्गत। ठीक है। दूसरा है लिलियसी, लहसुन और प्याज दो इसके एग्जाम्पल है। अगला है पाल्मी, इसके अंतर्गत नारियल, ताड़, सुपारी, कत्था, खजूर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। म्यूजियसी के अंतर्गत आएंगे केला। ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे साथ ही उनके वनस्पतिक नाम भी दिए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। वनस्पतिक नाम आप याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम है, मक्का का जी मेज है, धान का ओराइजा सटाइवा है, और गन्ने का है सकैरम ऑफिसिनेरम। इस प्रकार से ये सारे जो वनस्पति नाम है वो आप एक बार देख लीजिए। स्क्रीन को पॉज कीजिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनके वनस्पति नाम आप याद रखिए सभी के।
अगला है द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिल्डन और डाइकोट्स इसे बोलेंगे। ऐसे पादप जिनके बीज दो भ्रूणीय पत्ती यानी एम्ब्रियोनिक लीव्स अथवा बीज पत्रों यानी कोटाइल्डन्स में विभाजित होते हैं द्विबीजपत्री पादप कहलाते हैं। इन पादपों में अत्यंत विकसित जड़तंत्र पाया जाता है तथा इनके संवहन मूल में कैम्ब्रियम की उपस्थिति होती है। ये पादप द्वितीयक वृद्धि करते हैं। कैसी वृद्धि करेंगे? द्वितीयक। एकबीजपत्री पादपों के विपरीत द्विबीजपत्री पादपों के पुष्पी भाग 4 अथवा 5 गुणांक में होते हैं। आगे देखेंगे इसके इस वर्ग के अंतर्गत लगभग 2 लाख पादप प्रजातियां सम्मिलित हैं। गुलाब, मटर, बीन्स, दालें, मूंगफली, ओक आदि द्विबीजपत्री पादपों के प्रमुख उदाहरण हैं। अब आवृतबीजी का आर्थिक महत्व हम देख लेते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म। ये पादप भोजन, रेशे, मसाले तथा सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आवृतबीजी पादपों से बहुत सी औषधि, इत्र, रबड़, साबुन व सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं। सिकोया जाइजेंटिया को जंगल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। किसको? सिकोया जाइजेंटिया को फादर ऑफ फॉरेस्ट। तो ठीक है, ये थे टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, ये वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित। आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।